डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया सेगमेंट्स के माध्यम से। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ है खास, आइए जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए किसान भाइयों बहनों, सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। खाद्य प्रसंस्करण उद्यम मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य ये है कि मौजूदा जो भी उद्यम हैं जो खाद्य प्रसंस्करण के असंगठित क्षेत्रों में आते हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके। इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के फसल विभाग के उपायुक्त डॉक्टर सुधीर सिंह बधोरिया। आइए क्या कुछ कहा है उन्होंने, दिखाते हैं आपको। किसान भाइयों, प्रायः देखने में आता है कि हम वैज्ञानिक विधि से खेती कर उत्पादन तो बहुत अच्छा प्राप्त कर रहे हैं, काफ़ी भरपूर उत्पादन ले रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग में और प्रोसेसिंग में हम थोड़ा सा पिछड़ते हैं। और आज की आवश्यकता है कि हम मार्केटिंग और प्रोसेसिंग भी स्वयं करें, जिससे कि हमारी आय में वृद्धि हो और हम दिन रात प्रगति कर सकें। इसके लिए मार्केटिंग के लिए किसी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की इनाम या एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी स्कीमें हैं। और प्रोसेसिंग के लिए मॉफपी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री है, उसकी PMFME स्कीम है, जो कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस स्कीम है। इसमें प्रोसेसिंग के लिए सहायता दी जाती है और इस स्कीम में 35% तक सब्सिडी मिलती है और 90% उसको मिल जाता है लोन के रूप में, जो भी उसकी लागत होती है, और बाकी 10% स्वयं को लगाना होता है। इसके बाद हम अगर चाहें तो FPO भी बनाकर उसको कर सकते हैं और इंडिविजुअल फार्मर को भी PMFME में फ़ायदा मिल जाता है। इसके लिए हम चाहें तो अगर हमें उससे ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो 10 लाख की कैपिंग होती है, उसमें 35% सब्सिडी जो होती है, अगर इससे ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ती है, हम कोई बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं, तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से भी हम पैसा ले सकते हैं, जिसमें कि 2 करोड़ तक मिल जाता है और इसमें इंटरेस्ट भी थोड़ा कम होता है और 3% का सबवेंशन सरकार द्वारा भी दिया जाता है। तो मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि आप PMFME स्कीम को भी अपनाएं और मार्केटिंग के लिए जो हमारी केंद्रीय किसान कल्याण मंत्रालय की स्कीम है उनको अपनाकर और प्रोसेसिंग को भी अपनाकर अपनी आय में वृद्धि करें। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जानकारी देख सकते हैं, मॉफपी की वेबसाइट पर देख सकते हैं, या फिर नज़दीकी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या फिर हॉर्टिकल्चर का जो ऑफिस है या कृषि का जो ऑफिस है, वहाँ पर जाके कृषि विज्ञान केंद्रों में या विश्वविद्यालयों में भी जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, अब आपको दिखाते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर। जानकारी दें आपको कि 2 अगस्त से 7 अगस्त के दौरान कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए दिखाते हैं उसकी एक झलक। मुझे खुशी है कि 65 साल के बाद ICAE की ये कॉन्फ्रेंस भारत में फिर हो रही है। आप दुनिया के अलग अलग देशों से भारत आए हैं। भारत के 120 मिलियन किसानों की तरफ से आपका स्वागत है। भारत जितना प्राचीन है, उतनी ही प्राचीन एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हमारी मान्यताएं हैं, हमारे अनुभव हैं। और भारतीय कृषि परंपरा में साइंस को, लॉजिक को प्राथमिकता दी गई है।
आज फूड और न्यूट्रिशन को लेकर इतनी चिंता दुनिया में हो रही है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम तस्मात् सर्वौषधम उच्यते। अर्थात सभी पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है, इसलिए अन्न को सभी औषधियों का स्वरूप, उनका मूल कहा गया है। हमारे अन्न को औषधीय प्रभावों के साथ इस्तेमाल करने का पूरा आयुर्वेद विज्ञान है। ये पारंपरिक नॉलेज सिस्टम भारत के समाज जीवन का हिस्सा है। फ्रेंड्स, लाइफ और फूड को लेकर ये हजारों वर्ष पहले का भारतीय विजडम है। इसी विजडम के आधार पर भारत में एग्रीकल्चर का विकास हुआ है। भारत में करीब 2000 वर्ष पहले कृषि पराशर नाम से जो ग्रंथ लिखा गया था, वो पूरे मानव इतिहास की धरोहर है। ये वैज्ञानिक खेती का एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, जिसका अब ट्रांसलेटेड वर्जन भी मौजूद है। इस ग्रंथ में कृषि पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, बादलों के प्रकार, रेनफॉल को नापने का तरीका और फोरकास्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैविक खाद, पशुओं की देखभाल, बीज की सुरक्षा कैसे की जाए, स्टोरेज कैसे की जाए, ऐसे अनेक विषयों पर इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारत में एग्रीकल्चर से जुड़ी एजुकेशन और रिसर्च का एक मजबूत इकोसिस्टम बना हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ही 100 से ज्यादा रिसर्च संस्थान है। भारत में एग्रीकल्चर और उससे संबंधित विषयों की पढ़ाई के लिए 500 से ज्यादा कॉलेज है। भारत में 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र है, जो किसानों तक नई टेक्नोलॉजी पहुंचाने में मदद करते हैं। साथियों, भारतीय कृषि की एक और विशेषता है। भारत में हम आज भी 6 सीजन्स को ध्यान में रखते हुए सब कुछ प्लान करते हैं। हमारे यहां 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की अपनी खासियत है। भारत में अगर आप कुछ 100 किलोमीटर ट्रेवल करें तो खेती बदल जाती है। मैदानों की खेती अलग है, हिमालय की खेती अलग है, डेजर्ट ड्राई डेजर्ट की खेती अलग है, जहां पानी कम होता है वहां की खेती अलग है, और कोस्टल बेल्ट की खेती अलग है। ये जो डायवर्सिटी है, यही ग्लोबल फूड की सिक्योरिटी के लिए भारत को उम्मीद की किरण बनाती है। हमने जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किए हैं, उत्पादन बढ़े, लेकिन साथ में भारत की चिंता भी रही है वो उत्पादन सुरक्षित उत्पादन हो, मानव शरीर के लिए भी और धरती के स्वास्थ्य के लिए भी।
मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी। हमारे प्रधानमंत्री जी की अभी चिंताएं हैं, केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक उपयोग के कारण जो उत्पादित अन्न हो, फल और सब्जियां हो, उसके विपरीत प्रभाव मानव शरीर पर पड़ रहे हैं और लगातार सॉइल हेल्थ खराब हो रही है। इसलिए भारत अब प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है। हमारे सामने अनेकों चिंताएं हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। पूरी तरह से भूख और कुपोषण समाप्त करना है, क्लाइमेट चेंज के खतरों से निपटना है, बढ़ते हुए तापमान के कारण घटता हुआ उत्पादन गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। आने वाले पीढ़ियों की भविष्य की भी हमको चिंता करना है। और आप सब जो इस क्षेत्र के अधिकारी विद्वान हैं, इस मंच पर विचार विमर्श के माध्यम से जो आज हमारे सामने समस्याएं हैं, उनके समाधान में जुटेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आपके लगातार चिंतन से, मंथन से जो निष्कर्ष निकलेंगे वो हमारी सतत खाद्य प्रणाली के लिए और कृषि के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। भारत की परंपरा है वसुदैव कुटुंबकम की, सारा विश्व एक परिवार है। और प्रधानमंत्री जी की चिंता केवल भारत के लिए नहीं है, विश्व के कल्याण के लिए है। और इसलिए भारत की प्रतिबद्धता है कि हम न केवल खाद्य सुरक्षा को मजबूत करें, बल्कि इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ें। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपकी होस्ट आई भूमि और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जी के में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं खेतीबाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। गेहूं में मुख्य हाइब्रिडाइजेशन विधि कौन सी है? ए हॉट वाटर डिप, बी ओपन स्टिग्मा, सी फ्लोरल डिप, डी गोगो विधि। सही जवाब है ऑप्शन डी गोगो विधि। गेहूं में हाइब्रिडाइजेशन के लिए गोगो विधि प्रमुख तकनीक है। इस विधि में गेहूं के फूलों के पराग को नियंत्रित तरीके से एक पौधे से दूसरे पौधे में हस्तांतरित किया जाता है, जिससे नई और उन्नत किस्म के बीज प्राप्त होते हैं। यह विधि गेहूं की फसलों की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपयोग की जाती है, जिससे उच्च उत्पादकता और बेहतर रोग प्रतिकारक गुण मिलते हैं। आज किसान जी के में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम आपको अनार की सोलापुर अनारदाना किस्म के बारे में जानकारी देंगे, जिसे विशेष रूप से अनारदाना बनाने के लिए विकसित किया गया है। सोलापुर अनारदाना एक उच्च गुणवत्ता वाली अनार किस्म है, जो अनारदाना बनाने के लिए बेहद उपयुक्त है। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 220 से 230 क्विंटल का उत्पादन संभव है। इसकी खासियत है इसका उच्च टाइट्रेबल अम्लता 4.8% और एंथोसाइनिन्स की भरपूर मात्रा 456 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, जो इसे पोषक तत्वों से भरपूर बनाते हैं। इसके अलावा इस किस्म से 21.6% अरिल्स की रिकवरी होती है, जो इसे अनारदाना उत्पादन के लिए आदर्श बनाती है। इस अनार की लाल छिलका और लाल अरिल्स इसकी सुंदरता और गुणवत्ता को और भी बढ़ा देते हैं। सोलापुर अनारदाना को महाराष्ट्र में खेती के लिए विशेष रूप से अनुशंसित किया गया है। यह थी सोलापुर अनारदाना किस्म की जानकारी, जो न केवल आपके उत्पादन को बढ़ावा देगी, बल्कि बाजार में इसकी उच्च मांग के कारण आपको अच्छा लाभ भी दिलाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत।
किसान भाइयों बहनों, आइए अब नजर डालते हैं हमारी सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम जानेंगे डेयरी फार्मिंग के बारे में। डेयरी फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको मालामाल कर सकता है, बशर्ते आपको इसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। तो कौन सी हैं वो सावधानियां, और यदि आप डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो कौन सा होना चाहिए आपका पहला कदम, आइए विस्तार से बताएं आपको। हमारे देश में दूध उत्पादन बहुत बड़ा व्यवसाय है। केंद्र और राज्य सरकारें पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। हर राज्य में लघु डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनके तहत प्रशिक्षण लेकर कोई भी शख्स अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। पैसे कम हैं तब भी फिक्र की बात नहीं है। आप बैंक से लोन लेकर दुग्ध उत्पादन इकाई शुरू कर सकते हैं। डेयरी इकाई स्थापित करने के बाद दूध से अलग अलग तरह के उत्पाद बनाकर ज्यादा कमाई की जा सकती है। अगर आप अकेले होने की वजह से डेयरी फार्मिंग की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, सहकारिता के जरिए कई किसान मिलकर शुरू करें। ज्यादा दूध उत्पादन के लिए डेयरी फार्म में 3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो उन्नत किस्म की ही गाय भैंस पालें, दूसरे उन्हें संतुलित आहार दें और तीसरा उनकी सेहत का ख्याल रखें। भारत में देसी नस्लों के साथ साथ संकर और विदेशी नस्लें भी पाली जा रही हैं, लेकिन विदेशी नस्लें भारतीय जलवायु के अनुरूप नहीं हैं, जिससे उनके बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है। यही वजह है कि देसी नस्लों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनमें नस्ल सुधार की कोशिश हो रही है। नस्ल सुधार से देसी गायों के दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जब भी गाय भैंस खरीदने जाएं तो पहले ही उनकी उत्पादन क्षमता का पता लगा लें, बीमारियों के बारे में पूछ लें और उसके थन वगैरह चेक कर लें। जिस जगह पर आप गाय भैंस बांध रहे हैं वो साफ हो, सूखी हो और आरामदायक भी। जगह ऐसी चुनें जहां पशु ज्यादा गर्मी और सर्दी से बच सकें। चारा देते समय 2 पशुओं के बीच पर्याप्त दूरी रखें। एक पशु के लिए 5.5 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी जगह चाहिए। अगर आप कारोबार के लिए व्यवसाय करना चाहते हैं तो शहर के आसपास के इलाकों में डेयरी इकाई की स्थापना करें। दुधारू पशुओं में संतुलित आहार बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, सोडियम, लोहा, जस्ता, आयोडीन और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। संतुलित आहार में 1/3 अनाज, 1/3 दलहन और 1/3 तिलहन होना चाहिए। पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाएं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो पशु के दूध में बढ़ोतरी कर देता है, जबकि विटामिन ए पशु को पशु बीमारियों से बचाता है। विटामिन ए की कमी से पशुओं में बांझपन और गर्भपात की भी समस्या आ जाती है। अपने फार्म पर ही संकर नस्लें पैदा कर सकते हैं। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। कृत्रिम गर्भाधान से सांड पालने पर होने वाले खर्चों से बचा जा सकता है। संकर गाय 8 से 10 लीटर दूध देती है। इसके नर ज्यादा मजबूत होते हैं। उन्हें आप खेती में या माल ढुलाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार हमारे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं AI कृषि। आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और भारतीय कृषि को स्थायी बनाने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण पहलों पर। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। अत्यधिक बारिश, सूखा और असमय बाढ़ जैसी समस्याएं किसानों के लिए बड़ी चुनौतियां बन रही हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे भारतीय कृषि को स्थायी और लाभकारी बनाया जा सके।
सरकार ने किसानों को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें जल संसाधनों का बेहतर उपयोग, सूखे से निपटने के उपाय और अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल शामिल है। इसके अलावा सरकार ने किसानों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन भी किया है, ताकि वे नई तकनीकों और उपायों को समझ सकें और उन्हें अपनाकर अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकें। सरकार ने फसल बीमा योजनाओं को भी बढ़ावा दिया है, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY इसके तहत आने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है, जो किसानों को उनके फसलों के नुकसान की भरपाई करती है। इसके अलावा सरकार ने सिंचाई प्रणाली को भी सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे पानी की बचत होती है और फसलों को सही मात्रा में पानी मिलता है। सरकार की ये पहलकदमियां भारतीय कृषि को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए हमें इन योजनाओं का सही तरीके से उपयोग करना होगा और नई तकनीकों को अपनाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं आपकी होस्ट AI भूमि और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेतीबाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। नींबू का सिद्स केकर रोग किसके द्वारा होता है? A. बैक्टीरिया, B. कवक, C. निमेटोड, D. शैवाल। सही जवाब है ऑप्शन A. बैक्टीरिया। नींबू का सिड्स केकर एक बैक्टीरियल रोग है जो ज़ैंथोमोनस एक्सोनोपोडिस PV सिट्री के कारण होता है। यह रोग पत्तियों, फलों और टहनियों पर छोटे, गोल, उठे हुए धब्बे पैदा करता है, जो धीरे धीरे कैंकर में बदल जाते हैं। यह बैक्टीरिया बारिश, हवा, कीटों और संक्रमित उपकरणों के माध्यम से फैलता है। रोग प्रबंधन के लिए संक्रमित हिस्सों को हटाना, तांबा आधारित फफूंदनाशकों का उपयोग और स्वच्छता महत्वपूर्ण है। आज किसान जीके में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, आइए अब नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। आइए अब रुक करते हैं हमारी AI एंकर भूमि का। नमस्कार हमारे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं AI भूमि। आज हम चर्चा करेंगे वित्तीय वर्ष 2025 के बजट के बारे में, जो भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ताकत देने वाला है। इस बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। सबसे पहले किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं का विस्तार किया गया है। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं शामिल हैं, जिनके तहत किसानों को सीधे आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने कृषि में तकनीकी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे किसानों को आधुनिक तकनीक और नवीनतम जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा ड्रोन तकनीक और सटीक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और खेती अधिक प्रभावी होगी। बजट में सिंचाई सुविधाओं को भी सुधारने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे पानी की बचत और बेहतर जल प्रबंधन सुनिश्चित होगा। इससे किसानों को फसल उत्पादन में मदद मिलेगी और उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही सरकार ने कृषि उत्पादों के भंडारण और विपणन के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। नए गोदाम और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिल सकेगा और वे अपने उत्पाद लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे। इस बजट में कृषि शिक्षा और शोध को भी बढ़ावा दिया गया है। कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को अधिक फंडिंग दी जाएगी, जिससे नए कृषि तकनीकों और फसलों की बेहतर किस्मों का विकास हो सकेगा। वित्तीय वर्ष 2025 का बजट भारतीय कृषि क्षेत्र को नई दिशा और मजबूती प्रदान करेगा। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी,
तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। किसान भाइयों बहनों, फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में हम आपको कृषि जगत से जुड़ी कुछ अहम बातें बताते हैं। तो क्या कुछ खास है आज के हमारे फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में? आइए नजर डालें उस पर। हर महिला और उनका परिवार रहे हमेशा खुशहाल। बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता है उसका मूल आधार। जब मिलेगा सबको सही पोषण, तब होगी तरक्की और जीवन रोशन। डे NRLM के अंतर्गत इस लक्ष्य को जमीन तक पहुंचा रही है पोषण सखी। पोषण सखी के लगातार प्रयास गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के जीवन को स्वस्थ बनाने एवं पोषण सुधारने में कारगर सिद्ध हो रही है। स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता पे जो भी चर्चाएं होती है उसे मैं दीदी लोगों के बीच बताती हूँ, जिससे कि दीदी लोगों में व्यापक असर पड़ता है और वो व्यवहार में अपनाने लगती हैं। महिलाओं में सरकारी सेवाओं की मांग बढ़ाना, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जानकारी, व्यवहार परिवर्तन, किशोरियों के बीच जागरूकता, मासिक धर्म स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, शौचालय का प्रयोग और हाथों को साफ रखना। पोषण सखी के माध्यम से ऐसे कई विषयों पर प्रभावी रूप से बल दिया जा रहा है और इन सभी कार्यक्रमों का लाभ गाँव में महिलाओं और उनके परिवारों तक पहुँचे और व्यवहार परिवर्तन हो, इस बात को पोषण सखी के साथ सुनिश्चित करता है ग्राम संगठन द्वारा गठित स्वास्थ्य उप समिति। स्वास्थ्य उप समिति 5 स्तरों पर ग्रामीण परिवारों को स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता की जानकारी देकर जागरूकता बढ़ाने का काम कर रही है। पहला स्तर पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर मासिक चर्चा का आयोजन। दूसरा स्तर ग्राम स्वास्थ्य समिति द्वारा घरों का दौरा, मुख्य तौर पर गर्भवती महिलाओं और 2 वर्ष आयु तक के बच्चों के घर। तीसरा स्तर सामुदायिक पोषण ड्राइव के तहत वीडियो शो और रैलीज। चौथा स्तर महिलाओं को सरकारी योजनाओं के लिए प्रोत्साहन। 5वां स्तर घरेलू खाद्य विविधता में सुधार के लिए गतिविधियाँ। मैं जब तीसरी तिमाही की गर्भवती दीदी के घर गई तो मैंने उनको सलाह दिया कि दीदी आप 10 में से कम 5 खाद्य समूह प्रत्येक दिन खाइए, जिससे आपका जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हो। अपने प्रयासों द्वारा पोषण सखी एक बेहतर, स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त समाज से नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रही है। स्वच्छता में कायम हो रही है नई मिसाल, स्वास्थ्य में बेहतरी हो रही है बेमिसाल, सशक्तिकरण से चेहरे हो रहे हैं खुशहाल। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सवाल है आपके पास, कोई सुझाव है आपके पास जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कीजिए। ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110009। और इसी के साथ आपको बता दें कि आप दोबारा अगर हमारा ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए तो बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार हॉटमेल के फाउंडर एंटरप्रेन्योर सबीर भाटिया का स्पेशल शो बी क्यूब्ड। 3 मिलियन अलग अलग फील्ड के दिग्गज एक ही मंच। ब्रेकिंग बाउंड्रीज विद सबीर भाटिया, प्रत्येक शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। You can watch Doordarshan's national channel on 197 number on Tata Play, 148 number on Airtel, 302 number on Sun, 175 number D2H, 040 number on Hathway, 138 number on Den, 193 number on Dish TV and 002 number on DD Free Dish.
किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर